नमस्कार दोस्तों। सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीएससी, उसमें वायुमंडलीय परिसंचरण यानी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर काफी उलझा हुआ लगता है। तो आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम इसी कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी को बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिकोड करने वाले हैं। हमारा आज का ये सफर बिल्कुल बेसिक से शुरू होगा। हम वायुमंडलीय दाब की नियमों से बात शुरू करेंगे, फिर हवाओं को मोड़ने वाले बलों को समझेंगे, दुनिया भर के सर्कुलेशन पैटर्न पर नजर डालेंगे और अंत में वाताग्रों और चक्रवातों के उस डायनामिक्स तक पहुंचेंगे जो सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस नींव को समझते हैं जिस पर मौसम विज्ञान की पूरी इमारत टिकी हुई है, यानी वायुमंडलीय दाब की मूल बातें। हवा की इन जटिल प्रणालियों को रटने से पहले हमें खुद से एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछना चाहिए। आखिर हवा चलती ही क्यों है? वो कौन सी इनविजिबल फोर्स है? वो कौन सा अदृश्य बल है जो पूरी दुनिया के मौसम को एक जगह से दूसरी जगह हाँक कर ले जाता है? इसका सीधा सा जवाब है वायुमंडलीय दाब। आसान भाषा में कहें तो समुद्र तल से लेकर वायुमंडल की सबसे ऊपरी सीमा तक हवा के कॉलम का जो कुल भार होता है वही वायुमंडलीय दाब है। इसे मिलीबार में नापा जाता है और यहाँ कैच ये है कि तापमान में अंतर की वजह से जब इस दबाव में बदलाव आता है तो बस वही हवाओं के चलने का असली इंजन बन जाता है। अब जरा इस डेटा को देखिए। ये साफ तौर पर बताता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं क्या होता है। समुद्र तल पर जहां दबाव लगभग 1013 मिलीबार है, वहीं 10 किलोमीटर ऊपर जाते जाते ये धड़ाम से गिरकर सिर्फ 265 मिलीबार रह जाता है और तापमान भी -49 डिग्री तक पहुंच जाता है। प्रीलिम्स के लिए इस ऊर्ध्वाधर विपरीत संबंध को दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। बेसिक्स के बाद अब उन ताकतों की बात करते हैं जो हवा को दिशा देती हैं और उसकी स्पीड कंट्रोल करती हैं। क्षैतिज हवाओं के बहने के पीछे मुख्य रूप से 3 ताकतें काम करती हैं। पहली, दाब प्रवणता बल या प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जो हवा को सीधे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ धकेलती है। दूसरी है घर्षण बल, जो हवा की स्पीड में ब्रेक लगाती है और ये जमीन से करीब 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक सबसे ज्यादा असरदार होती है। और तीसरी सबसे दिलचस्प फोर्स है कोरियोलिस बल। एग्जामिनर्स को इन तीनों के संयुक्त प्रभाव पर सवाल पूछना बहुत पसंद है। तो ये कोरियोलिस बल आखिर है क्या? पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूम रही है और इसी घूमने की वजह से एक आभासी बल पैदा होता है। यही कोरियोलिस फोर्स है। इसकी वजह से हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। मजे की बात तो ये है कि लंबी दूरी की उड़ानों और यहाँ तक कि स्नाइपर्स को भी सटीक निशाना लगाने के लिए इसका ध्यान रखना पड़ता है। याद रखिएगा, ये बल भूमध्य रेखा पर बिल्कुल 0 होता है और ध्रुवों पर सबसे ज्यादा। अब एक बहुत ही खास स्थिति इमेजिन कीजिए जिसे जियोस्ट्रॉफिक विंड या भूविक्षेपी पवन कहते हैं। जब समदाब रेखाएं बिल्कुल सीधी हों और घर्षण न के बराबर हो, तब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स आपस में पूरी तरह बैलेंस हो जाते हैं। नतीजा, हवा हाई से लो प्रेशर की तरफ जाने के बजाय उन रेखाओं के बिल्कुल समानांतर बहने लगती है। यूपीएससी के लिए ये एक बेहद क्रूशियल कॉन्सेप्ट है। इन छोटी ताकतों को समझने के बाद आइए थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरी पृथ्वी के लेवल पर इसके असर को देखते हैं। ये माइक्रो फोर्सेस मिलकर एक बहुत बड़ी ग्लोबल मशीनरी चलाती हैं। भूमध्य रेखा पर भीषण गर्मी के कारण हवा ऊपर उठती है, जिससे ITCZ यानी अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बनता है। फिर ये उठी हुई हवा क्षोभमंडल के ऊपरी हिस्से में बंटकर ध्रुवों की तरफ निकल पड़ती है। आगे चलकर 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के पास ये हवा ठंडी और भारी होकर नीचे बैठने लगती है, जिससे उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों का निर्माण होता है। ये एक तरह का ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट है। और इस पूरे प्रोसेस का जो नतीजा निकलता है वो है वायुमंडल की एक सेल्यूलर बनावट। इस विजुअल मॉडल को ध्यान से याद कर लीजिए। विषुवत रेखा के पास हेडली सेल, मध्य अक्षांशों में फेरल सेल और एकदम ऊपर पोलर सेल। मुख्य परीक्षा में जब भी सर्कुलेशन पे सवाल आए तो ये डायग्राम आपके उत्तर की जान बन सकता है। हवाओं के इस ग्लोबल सफर में अब देखते हैं कि जब अलग अलग स्वभाव वाली हवाओं के बड़े बड़े समूह आपस में टकराते हैं तो क्या बवाल होता है। जब 2 अलग अलग तरह की वायु राशियां, मान लीजिए एक ठंडी और सूखी है और दूसरी गर्म और नमी वाली, आपस में मिलती हैं तो वो एकदम से मिक्स नहीं होती। उनके बीच एक स्पष्ट बॉर्डर लाइन बन जाती है। इसी बॉर्डर को हम वाताग्र या फ्रंट कहते हैं। इस फ्रंट के बनने की प्रक्रिया को फ्रंटोजेनेसिस कहा जाता है और मध्य अक्षांशों में अचानक मौसम बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण यही फ्रंट्स होते हैं। कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है।
कोल्ड फ्रंट में आक्रामक ठंडी हवा गर्म हवा को जबरदस्ती बहुत तेजी से ऊपर धकेल देती है, जिससे अचानक भारी बारिश होती है। इसके ठीक उलट वार्म फ्रंट में हल्की गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर बड़ी आसानी से और धीरे धीरे फिसलती हुई ऊपर चढ़ती है। और अब हम आ पहुंचे हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे डायनामिक और हाई हील्ड टॉपिक पर, चक्रवात। ये टेबल आपके प्रीलिम्स के लिए एक परफेक्ट चीट शीट है। चक्रवात के केंद्र में हमेशा लो प्रेशर होता है। उत्तरी गोलार्ध में इसमें हवाएं खड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रति चक्रवात या एंटी साइक्लोन के केंद्र में हाई प्रेशर होता है और हवाओं की दिशा चक्रवात से बिल्कुल उल्टी हो जाती है। इसे बस रट लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू में ये सीधा पूछा जाता है। अगर मेंस में बहिरुष्ण और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बीच तुलना करने को आ जाए तो ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। बहिरुष्ण चक्रवात फ्रंट्स की वजह से बनते हैं, जमीन और समुद्र दोनों पर आ सकते हैं और पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। इसके विपरीत ट्रॉपिकल साइक्लोन सिर्फ गर्म महासागरों पर पैदा होते हैं। इनका एरिया छोटा होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा विनाशकारी होते हैं और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन यूं ही नहीं बन जाते। इनकी उत्पत्ति के लिए एक परफेक्ट रेसिपी चाहिए। समंदर की एक विशाल सतह जिसका तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, कोरियोलिस बल का मौजूद होना, ऊर्ध्वाधर हवाओं की गति में बहुत कम बदलाव, पहले से मौजूद एक हल्का लो प्रेशर एरिया और ऊपरी वायुमंडल में हवाओं का फैलाव यानी डाइवर्जेंस। ये वो सेट पैरामीटर्स हैं जो अक्सर स्टेटमेंट्स के रूप में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। अगर हम एक ट्रॉपिकल साइक्लोन को बीच से काटकर देखें तो बिल्कुल सेंटर में हवाएं नीचे की तरफ बैठती हैं। ये एक बेहद शांत इलाका होता है जिसे साइक्लोन की आई या आंख कहते हैं। लेकिन इस आई के ठीक बाहर बादलों की एक भयंकर दीवार होती है। सबसे तेज हवाएं और सबसे खतरनाक मूसलाधार बारिश आपको इसी हिस्से में देखने को मिलेगी। तो हमने इन प्रणालियों को तो डिकोड कर लिया, लेकिन जाने से पहले आप सभी के लिए एक विश्लेषणात्मक सवाल छोड़ रहा हूं। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान के पैटर्न बिगड़ रहे हैं, क्या उसकी वजह से ये स्थापित वायुमंडलीय प्रणालियां और चक्रवातों का बर्ताव भी बदल जाएगा? आधुनिक सिविल सेवा परीक्षाओं में सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि इस तरह के डायनामिक एप्लीकेशन की डिमांड होती है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। कभी ना कभी आसमान की तरफ देखकर ये ख्याल तो जरूर आता है कि आखिर ये तेज हवाएं और कभी-कभी सब कुछ तबाह कर देने वाले तूफान अचानक कहां से आ जाते हैं? इन शक्तिशाली और अदृश्य शक्तियों का जन्म कैसे होता है? आज की इस चर्चा में हम इसी बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम उस अदृश्य तंत्र को डिकोड करेंगे जो हमारे पूरे मौसम को चलाता है। दरअसल हमारी पृथ्वी एक विशाल और बेहद जटिल मौसम इंजन की तरह काम करती है। हम उन सारे पेचीदा और अदृश्य बलों को बारीकी से समझने वाले हैं जो आपस में मिलकर न सिर्फ हमारे रोजमर्रा के मौसम को तय करते हैं, बल्कि उन भयानक चरम घटनाओं को भी जन्म देते हैं जिनका अक्सर सामना करना पड़ता है। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज के इस विश्लेषण में क्या क्या कवर होने वाला है। शुरुआत होगी वायुमंडलीय दबाव की नींव से, फिर हवाओं को चलाने वाले बलों के बारे में जानेंगे। इसके बाद सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण, स्थानीय हवाएं और अल नीनो के प्रभाव को समझेंगे। और अंत में वायु राशियों से होते हुए सबसे विनाशकारी मौसम प्रणाली यानी चक्रवातों पर चर्चा करेंगे। एक एक करके इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वायुमंडलीय दबाव की नींव की। आखिर ये दबाव है क्या? बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये सिर्फ हवा के एक बहुत बड़े स्तंभ का भार है जो पृथ्वी की सतह पर पड़ रहा है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से हवा सतह के पास सबसे ज्यादा सघन और भारी होती है, और सच कहें तो यही वो नींव है जिस पर हमारा पूरा का पूरा मौसम तंत्र टिका हुआ है। अब इन आंकड़ों पर गौर करना बहुत ही दिलचस्प है। साफ देखा जा सकता है कि कैसे ऊंचाई बढ़ने के साथ दबाव और तापमान दोनों में एकदम से भारी गिरावट आती है। जो दबाव समुद्र तल पर 1013 मिलीबार के करीब होता है, वो 10 किलोमीटर ऊपर जाते जाते सिर्फ 265 मिलीबार रह जाता है, और तापमान वो तो गिरकर -49.7 डिग्री तक पहुंच जाता है। ये अचानक होने वाली भारी गिरावट ही असल में वायुमंडल की पूरी गतिशीलता को तय करती है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, हवाओं को चलाने वाले बल। अभी जो दबाव में अंतर देखा था, बस वही एक तरह के ईंधन का काम करता है। इसी अंतर की वजह से हवा क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टली बहने लगती है, और इसी बहती हुई हवा को पवन कहा जाता है।
हवा की रफ्तार और उसकी दिशा को कंट्रोल करने वाले 3 मुख्य बल होते हैं। इन्हें हमारे मौसम इंजन के मूविंग पार्ट्स की तरह समझा जा सकता है। पहला है दाब प्रवणता बल, जो हवा को हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ धकेलता है। दूसरा है घर्षण बल। दिलचस्प बात यह है कि इस घर्षण का असर सतह से सिर्फ 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सबसे ज्यादा होता है। और तीसरा एक बेहद खास और थोड़ा सा पेचीदा बल है, जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं। इस कोरियोलिस बल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पृथ्वी के घूमने की वजह से पैदा होने वाला ये एक आभासी बल है। ये दाब प्रवणता के बिल्कुल समकोण यानी 90 डिग्री पर काम करता है। इसका कमाल यह है कि इसके कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दिशा से दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। सबसे मजेदार बात तो यह है कि यह बल ध्रुवों पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, लेकिन भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर इसका असर बिल्कुल जीरो हो जाता है। चलिए अब बुनियादी बलों से आगे बढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण। अब हम दायरा थोड़ा बड़ा करेंगे और देखेंगे कि ये सारी चीजें ग्रहों के स्तर पर और बड़े ग्लोबल पैटर्न में कैसे काम करती हैं। जनवरी महीने के इस ग्लोबल पवन मानचित्र पर एक नजर डालते हैं। भूमध्य रेखा के पास उस पट्टी को आसानी से पहचाना जा सकता है जिसे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या ITZZ कहा जाता है। यहीं पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। इस ग्लोबल सर्कुलेशन की वजह से वायुमंडल में बड़े बड़े लूप बन जाते हैं, जिन्हें हेडली सेल, फिरल सेल और ध्रुवीय सेल कहते हैं। ये विशाल लूप एक तरह से पृथ्वी के थर्मोस्टैट की तरह काम करते हैं, जो पूरी धरती पर गर्मी और तापमान को बैलेंस में रखते हैं। ग्लोबल पैटर्न के बाद अब चौथे विषय पर चलते हैं, स्थानीय हवाएं और अल नीनो। मतलब जब ये विशाल पवन प्रणालियां हमारे महासागरों और जमीन के टुकड़ों से टकराती हैं, तो क्षेत्रीय स्तर पर क्या होता है? यहीं से उन रोजमर्रा की हवाओं का जन्म होता है जिन्हें हम अक्सर महसूस करते हैं। इस तुलना से बिल्कुल साफ हो जाता है कि जमीन और पानी के गर्म होने की अलग अलग रफ्तार हमारी तटरेखाओं पर कैसे एक रोजाना का चक्र बना देती है। दिन के समय जमीन जल्दी गर्म होकर लो प्रेशर बनाती है, तो समंदर की ठंडी हवा जमीन की तरफ दौड़ पड़ती है। इसे समुद्री समीर कहते हैं। और रात में इसका ठीक उल्टा होता है। जमीन जल्दी ठंडी होती है, वहां हाई प्रेशर बनता है और हवा जमीन से वापस समंदर की तरफ बहने लगती है। अब ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब यहाँ है। प्रशांत महासागर के ऊपर हवा के दबाव में होने वाला एक छोटा सा बदलाव सीधे तौर पर हमारी खेती, मानव जीवन और मौसम की भयानक विसंगतियों से जुड़ा है। ANSO यानी अल नीनो के कारण पूरे विश्व का मौसम डगमगा जाता है। समंदर में कहीं एक बदलाव होता है और उसकी वजह से चीन में भयंकर बाढ़ आ जाती है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ जाता है। सब कुछ कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं 5वें विषय की तरफ, वायु राशियां और वाताग्र। मौसम के इस बड़े से नाटक में अब कुछ नए कलाकारों की एंट्री होने वाली हैं। ये वायु राशियां असल में हवा के वो विशाल पिंड हैं जिनका तापमान और नमी एक जैसी होती है और जो पूरे ग्लोब पर एक साथ हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। जब हवा के ये विशाल पिंड आपस में टकराते हैं ना, तो इन जबरदस्त टकरावों को वाताग्र या फ्रंट कहा जाता है। मध्य अक्षांशों में अचानक होने वाली तेज बारिश और बादलों के बनने के पीछे यही सबसे बड़ा कारण है। बाईं तरफ देखा जा सकता है कि जब भारी और ठंडी हवा आक्रामक होकर गर्म हवा को ऊपर उछाल देती है तो शीत वाताग्र बनता है, और दूसरी तरफ जब गर्म हवा खुद एक ठंडी हवा के ऊपर चढ़ने लगती है तो उसे उष्ण वाताग्र कहते हैं। अब हम इस चर्चा के सबसे अहम और चरम बिंदु पर पहुंच गए हैं, चक्रवात, जो कि सबसे विनाशकारी मौसम प्रणालियां हैं। चलिए देखते हैं कि जब दाब प्रवणता, पृथ्वी का घूर्णन और ये वाताग्र, ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो कैसे मौसम की सबसे भयंकर घटनाएं जन्म लेती हैं। इस टेबल पर एक नजर डालना जरूरी है। ये स्पष्ट करता है कि लो और हाई प्रेशर वाले केंद्र भूमध्य रेखा के किस तरफ हैं। उसके आधार पर उनके घूमने की दिशा बिल्कुल बदल जाती है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात हमेशा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा यानी काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में उसी कोरियोलिस बल के कारण उनका घुमाव बिल्कुल उल्टा यानी घड़ी की दिशा में हो जाता है ना कमाल की बात? इन दोनों तरह के तूफानों के बीच का फर्क समझना काफी दिलचस्प है। मध्य अक्षांशों वाले बही उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक बहुत ही बड़े इलाके में फैलते हैं और इनका मुख्य कारण वाताग्र या फ्रंट्स होते हैं, लेकिन इसके उलट उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल गर्म समुद्री सतहों पर ही जन्म लेते हैं। इनका आकार भले ही थोड़ा छोटा लगे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा केंद्रित, अविश्वसनीय रूप से हिंसक और विनाशकारी होते हैं।
एक विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए प्रकृति को एकदम सटीक रेसिपी चाहिए होती है। यहाँ वो 5 शर्तें दी गई हैं। सबसे पहले, समंदर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। और सबसे बड़ी शर्त, कोरियोलिस बल का मौजूद होना बहुत जरूरी है। जैसा कि पहले चर्चा हुई थी, भूमध्य रेखा पर यह बल 0 होता है। बस यही वजह है कि चक्रवात भूमध्य रेखा पर कभी भी जन्म नहीं लेते। जब एक चक्रवात पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो वो कुछ इस तरह का दिखता है। इसके बिल्कुल बीचों बीच आंख होती है, एक ऐसा हिस्सा जो देखने में बिल्कुल शांत लगता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। इस आंख के चारों तरफ 150 से 250 किलोमीटर चौड़ा एक बेहद खतरनाक और हिंसक भंवर घूमता है, जिसमें आसमान छूते बादल और मूसलाधार बारिश होती है। इसका ये विशाल दायरा ही इस तूफान की असली और भयानक ताकत है। तो इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ खत्म किया जाता है। अभी हमने देखा कि तापमान ही इस पूरे विशाल मौसम इंजन का मुख्य ईंधन है। तो सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे ग्लोबल लेवल पर हमारे महासागर लगातार गर्म हो रहे हैं, भविष्य में इस जटिल मौसम इंजन की ये नाजुक कार्यप्रणाली किस तरह बदलेगी। महासागरों की गर्मी में जरा सा भी बदलाव आने वाले कल के तूफानों की पूरी कहानी को ही बदल कर रख सकता है। और ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करने की जरूरत है। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।